देखिए बाबू, क्या सीखने वाले हैं आज? जंतुओं में श्वसन, यानी जीव जंतु जो होते हैं वो किस प्रकार से श्वसन करते हैं, उसी को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे जीव जंतु में क्या हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, हम लोग हो गए, यानी हम लोग किस प्रकार से शोषण करते हैं उसी को सीखने वाले हैं। जैसे बात समझिए, आपको पता है ना बाबू, सुनिए, दुनिया में देखिए दो टाइप के जीव पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं एक कोशिकीय, जिसको कहते हैं यूनिसेलुलर। दूसरे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय, जिसको क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। यानी कहने का मतलब दुनिया में दो तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं एक कोशिकीय और दूसरे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। एक जो जीव पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं बाबू, एक कोशिकीय। कौन सा जीव पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव पाए जाते हैं। और दूसरे टाइप के जो जीव पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं, बहु को सीकीय जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीव पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं। यानी इस पूरे धरती पे सुनिए दो टाइप के जीव पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं एक कोशिकीय और दूसरे कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय। आपके मन में आएगा कि एक कोशिकीय का मतलब क्या होता है और बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है। तो आप पहले से ना कोशिका जब पढ़ा रहे थे तो उसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय को ना बहुत अच्छे तरह से हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। एक बात बताइए, इसके नामे से नहीं पता चल रहा है कि एक कोशिकीय का मतलब क्या हुआ। दुनिया का वैसा जीव जिसका निर्माण सिर्फ एक ही कोशिका से हुआ है, वैसे जीव जंतु को हम लोग क्या कहते हैं, एक कोशिकीय कहते हैं। समझ में आ रहा है। लेकिन आपके मन में आएगा कि ऐसा कौन सा जीव है जो एक कोशिकीय है। जैसे ना आप एक कोशिकीय जीव के बारे में जानते हैं, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब जो जीव है ना, ये सब प्राणी है, ये कैसे जीव है, एक कोशिकीय है। क्यों एक कोशिकीय है, क्योंकि इनके शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ, वो केवल एक ही कोशिका से हुआ है। अब एक कोशिकीय में दिक्कत नहीं है ना। एक कोशिकीय वैसा जीव जिनके शरीर का निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ है, उसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। और आपसे कोई कहेगा कि एक कोशिकीय जीव का नाम बताइए, तो कौन कौन से हो जाएंगे, अमीबा और क्या हो जाएंगे, पैरामीशियम। आप बताइए। अब बहु एक कोशिकीय, अब ठीक है, बोल तो रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, बोलने में क्या दिक्कत है, बोलिए, गलती लिख रहे हैं तो इधर आइए। अब देखिए बाबू, बहुकोशिकीय के बारे में जानते हैं। आपको पता है ना कि बहुकोशिकीय का इसके नामे से पता चल रहा है। बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, और कोशिका मतलब कोशिका। यानी दुनिया का वैसा जीव यानी वैसा प्राणी जिनका निर्माण बहुत सारे कोशिकाओं से हुआ है, उसको क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय। अब बहुकोशिकीय की खासियत पता क्या है, ये जो होते हैं ना, ये अब आप अगर रहेंगे तो ये आपको दिख जाएंगे। जैसे हम लोग क्या है, बहुकोशिकीय है। कैसे हम लोग बहुकोशिकीय है, क्योंकि हम लोग दिख जाते हैं। चूहा बहुकोशिकीय कोशिकीय है। अच्छा, पेड़ बहुकोशिकीय है। कैसे बहुकोशिकीय, पेड़ दिखता नहीं है जी, दिखता है। मेढक भी दिख जाता है, चूहा भी दिख जाता है। समझ में आ गया। तो बाबू एक कोशिकीय में बहुकोशिकीय में दिक्कत नहीं है ना। अब कोई कहेगा कि एक कोशिकीय कौन सा प्राणी है, बहुकोशिकीय कौन सा प्राणी है, आप अंतर कर पाइएगा, कर पाएंगे आप लोग। एक बात बताइए, हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं ना कि एक कोशिकीय जो जीव होते हैं वो श्वसन किस प्रकार से करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीव, अभी नाम रखे क्या, अमीबा, और किसको नाम रखे हैं, पैरामीशियम। तो अमीबा जो होता है बाबू, उसका फिगर अगर देखा जाए इसी प्रकार से न होता है। अरे कोई इसका आकार फिक्स से नहीं है, तो कोई सहू बना दीजिए, कोई दिक्कत है। ये किसका फिगर है, बोलिए तो, किसका फिगर है बाबू, अमीबा का। किसका फिगर है, अमीबा का। अमीबा के बारे में अच्छे से आपको पता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अमीबा जो होता है ना बाबू, ये एक कोशिकीय प्राणी है और इसमें भोजन करने के लिए ना कोई फिक्स जगह होता है, ना भोजन निकालने के लिए कोई फिक्स जगह होता है, ना इसका आकार और आकृति निश्चित नहीं होता है। ये पता है कि नहीं, आप लोग को पता है। और अमीबा क्या है, एक कोशिकीय प्राणी है। ठीक। अब बताइए, एक और जीव अभी पैरामीशियम के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जानते हैं। पैरामीशियम चप्पल के जैसा होता है, चप्पल जो पहनते हैं आप लोग, उसी के आकार के जैसा होता है पैरामीशियम, इस प्रकार से चप्पल के जैसा। समझ रहे हैं ना, समझिए केवल। समझिए ना, यही पैरामीशियम है। मानिए आप पैरामीशियम के ना, पैरामीशियम के देखिएगा बाहरी हिस्से पे रोया टाइप का क्या पाया जाता है, बोलिए तो,
आकृति पाया जाता है, और उसी रोया टाइप की आकृति को क्या कहते हैं? सिलिया कहते हैं। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं बाबू। इधर आइए, पता है ना आप लोग को? पता है ये क्या है? बोलिए तो। पैरामीशियम है। किसका फिगर है बाबू? पैरामीशियम का फिगर है। किसका है? पैरामीशियम का। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? और आप ये भी जानते हैं कि जितने भी प्राणी है, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके शरीर के बाहर में एक क्या पाया जाता है? झिल्ली। शरीर के बाहर में नहीं, उनके कोशिका के। हम लोग के शरीर का निर्माण कोशिकाओं से न हुआ है। बहुत सारा कोशिका है, तो बहुत सारा कोशिका है, तो एक कोशिका को अगर हम लेंगे तो उसके कोशिका के बाहर बाहर में क्या पाया जाता है? एक नरम, मुलायम और झिल्लीदार क्या पाया जाता है? रचना पाया जाता है, और उसी को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए अमीबा है ना, इनके बाहरी आवरण में बाबू एक क्या पाया जाएगा? एक ना नरम कहिए, मुलायम कहिए, झिल्लीदार एक क्या पाया जाता है? रचना पाया जाता है। बाहर बाहर में क्या पाया जाता है बाबू? एक झिल्लीदार क्या पाया जाता है? रचना पाया जाता है। और उसी झिल्लीदार आवरण को, उसी झिल्लीदार रचना को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? कोशिका झिल्ली कहते हैं। पैरामीशियम में भी उसी प्रकार से होगा। इसके बाहर बाहर में क्या, बोलिए, किसका झिल्ली पाया जाएगा? कोशिका झिल्ली पाया जाएगा। समझ रहे हैं? तो हम लोग को मेन ये समझना है ना कि एक कोशिकीय जो प्राणी होते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये श्वसन करते हैं तो कैसे करते हैं? हम लोग श्वसन ही ना पढ़ रहे हैं, हम लोग को यही सीखना है। तो आपको पता है ना बाबू कि हमारे चारों तरफ वायुमंडल है, और उस वायुमंडल में हवा है, और उस हवा में क्या है? ऑक्सीजन है। एक सजीव को जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एक सजीव को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इन सभी को जिंदा रहने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये क्या करते हैं? इसके बाहरी बाहर में, इसके बाहरी बाहरी आवरण में क्या पाया बाबू? कोशिका झिल्ली पाया जाता है, जो झिल्लीदार होता है। अब बाहर में ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। कोशिका झिल्ली के माध्यम से, विसरण क्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन को क्या कर लेंगे? ग्रहण कर लेंगे। अब फिर क्या कर लेंगे? CO2 को क्या कर लेंगे? बाहर निकाल देंगे। किसके माध्यम से? कोशिका झिल्ली के माध्यम से। याद हुआ कि नहीं आप लोग को? और उसी प्रकार से सुनिए, पैरामीशियम भी होते हैं ना बाबू, पैरामीशियम भी उसी प्रकार से क्या करते हैं कि इस रास्ते से क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ले लेंगे, और इस रास्ते से क्या करेंगे? CO2 को क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। यानी कोशिका झिल्ली की मदद से जो एक कोशिकीय जो जीव होते हैं ना, वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से श्वसन को पूरा करते हैं। याद हो गया? लेकिन एक हमको बात बताइए, सुनिए इधर ही, ये आप जितने भी एक कोशिकीय जीव जो देख रहे हैं, अमीबा और पैरामीशियम को, ये आपसे हम सवाल करेंगे कि ये निम्न श्रेणी के जंतु हैं कि उच्च श्रेणी के? निम्न श्रेणी के। क्योंकि इनके शरीर का जो विकास हुआ है, क्या बहुत अच्छे तरह से हुआ है? तो क्या हम इसको निम्न श्रेणी का जीव जंतु बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो आप, लेकिन हम लोग क्या है? उच्च श्रेणी के जंतु है। जैसे चूहा, बिल्ली, चिड़िया, ये सब क्या है? उच्च श्रेणी के जंतु है। तो हमको एक बात बताइए, हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु हैं। अच्छा, हम ही हैं अभी आपके सामने, हमें अब आपसे हम ये कहेंगे कि हम आपको हम बोल रहे हैं, आप लोग एकदम क्या बढ़िया से सुन रहे हैं हमारे बातों को, तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है कि आप में? क्यों? क्योंकि हम आपसे ज्यादा काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जरा एक बात बताइए, उच्च श्रेणी के जीव जो होते हैं, उनमें श्वसन करने के लिए, सुनिए, उनको दैनिक जीवन के कार्य को करने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए? ज्यादा। ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी तो ज्यादा चाहिए। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं? ज्यादा ऊर्जा चाहिए तो ऑक्सीजन भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। और जब ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो उनमें श्वसन करने के लिए श्वसन अंग न होना चाहिए? जैसे इनमें क्या है? इनमें श्वसन किस माध्यम से हो रहा है? कोशिका झिल्ली के माध्यम से हो रहा है। अमीबा और पैरामीशियम देख रहे हैं, इनमें श्वसन किस माध्यम से हो रहा है बाबू? कोशिका झिल्ली से हो रहा है। लेकिन हम लोगों में ऊर्जा ज्यादा चाहिए, क्योंकि हम लोगों को अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए ऊर्जा क्या चाहिए होता है? ज्यादा। और जब ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन क्या, अच्छा, ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है पता है कि नहीं? ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन टूटता है तभी ना ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा ज्यादा चाहिए तो ऑक्सीजन भी ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए तो क्या एक सही ढंग से श्वसन अंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए।
तो उसी को बाबू यानी जो उच्च श्रेणी के जीव जंतु होते हैं ना, उनमें श्वसन करने के लिए 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं? अंग पाए जाते हैं। पहला जो अंग पाया जाता है श्वास नली या ट्रेकिया, दूसरा जो अंग पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? गिल्स, और तीसरा क्या पाया जाता है? फेफड़ा। उसको हम लिखते, इसमें दिक्कत नहीं ना आप लोग को? नहीं दिक्कत है, इसको मिटाते हैं। इधर ही देखिए, इधर ही देखिए, उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं, इधर ही बाबू, उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें श्वसन करने के लिए प्रॉपर ढंग से क्या होता है? श्वसन अंग होता है। पहला जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है बाबू? श्वास नली, या इसी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ट्रैकिया कहते हैं। दूसरा जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है बाबू? क्लोम। नहीं जी, हिंदी में क्या कहते हैं बाबू? क्लोम। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? गिल्स। हिंदियों में गिल्स कहना होगा तो गिल्स ही बोलेंगे, हिंदियों में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे? गिल्स भी बोल देंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है बाबू, समझ में आ रहा है हम जो बोल रहे हैं? तीसरा जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है बाबू? फेफड़ा होता है। तीसरा जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है? फेफड़ा होता है। यानी आप जो अभी सीख रहे हैं ना, ये सीख रहे हैं कि उच्च श्रेणी के जो जीव होते, उच्च श्रेणी मतलब समझते हैं? उच्च श्रेणी मतलब अभी नहीं बताए हैं। यानी उच्च श्रेणी के जो जीव जंतु होते हैं उनमें श्वसन करने के लिए कई प्रकार का अंग पाया जाता है? 3 प्रकार का। पहला जो अंग होता है उसका नाम क्या है? श्वास नली या ट्रैकिया। दूसरा जो अंग होता है उसका नाम क्या है बताइए तो? क्लोम, या उसको क्या कह सकते हैं? गिल्स कह सकते हैं। तीसरा जो श्वसन अंग होता है वो क्या होता है बाबू? फेफड़ा। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब एक एक करके क्या करेंगे, सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। अब ना समझ रहे हैं? अब बारी बारी से ये पता क्या पढ़ेंगे कि श्वास नलिया ट्रैकिया से कौन शोषण करते हैं, फ्लोम से कौन शोषण करते हैं, फेफड़ा से कौन ऐसे जीव जंतु है जो शोषण करते हैं। तो थोड़ा सा देखिए, आप लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए, अच्छा बताइए, आप लोग तीडा के बारे में जानते हैं? आप तिलचट्टा के बारे में, तिलचट्टा के बारे में जानते हैं? आप बताइए तिल, अरे आप लोग ना कहते हैं तिलचट्टा, लेकिन लिखने के बारे में तिलचट्टा लिखे तिलचट्टा। तो बोलिए आप लोग टिड्डा यानी झिंगुर सुने हैं? झिंगुर देखते हैं कि नहीं? झिंगुर, अरे बरसात के मौसम में जो टर टर करता है, नहीं करता है जी? पकड़े हैं कितना आप लोग झिंगुर मार दिए होंगे, समझ रहे हैं? तो देखिए, टिड्डा और तिलचट्टा होते हैं, सुनिए इधर देखिए, टिड्डा और तिलचट्टा होते हैं ना बाबू, इनमें श्वसन करने के लिए पता है कौन सा अंग पाया जाता है? श्वास नली या ट्रैकिया। यानी टिड्डा और तिलचट्टा जो होते हैं, टिड्डा और तिलचट्टा में श्वसन करने का मुख्य जो अंग है उसका नाम क्या है? श्वास नली या ट्रैकिया। यानी इसी के माध्यम से टिड्डा और तिलचट्टा क्या करते हैं बाबू? श्वसन करते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि श्वास नली या ट्रैकिया है क्या? श्वास नली ट्रैकिया जो है ना बाबू, एक प्रकार का श्वसन अंग है। और ये श्वास नली ट्रैकिया जो होता है ना, एक नली है। ये क्या है? नली है। और ऐसा नली है ना, ये हवा भरा हुआ क्या है? बात करने दीजिए, हमको क्या दिक्कत है? जिनको समझना होगा समझेंगे, जिनको नहीं समझना नहीं समझेंगे। हम तो कहिए ना रहे कि समझिए, आप बात कर रहे हैं तो करते रहिए। आप इधर आइए, देखिए, श्वास नली जो ट्रैकिया होता है ना बाबू, एक नली समान रचना होता है। और इस नली में पता क्या होता है? हवा भरा रहता है। श्वास नली या ट्रैकिया जो क्या होता है? एक नली होता है, समझ रहे हैं आप लोग? एक नली होता है और उस नली में क्या भरा रहता है? हवा भरा रहता है। कैसे होता है बाबू? इस प्रकार से क्या होता है बोलिए तो? एक नली समान क्या हो रहता है? नली ऐसी नहीं है, नली समान क्या पाया जाता है? एक रचना पाया जाता है। बात समझिए, यानी ये जो नली समान जो रचना होता है ना, ये पता है किसमें पाया जाता है? टिड्डा और तिलचट्टा होते हैं ना, इनमें क्या पाया जाता है बाबू? एक नली समान रचना पाया जाता है। और ये कैसा होता है? हवा भरा रहता है, समझ रहे हैं? और जो इसका खास बात ये है ना, श्वास नली या ट्रैकिया का खास बात ये है कि एक जो भाग होता है ना, एक भाग, अच्छे कोशिका के बारे में जानते हैं ना? अच्छा, बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है तो किसका निर्माण होता है? ऊतक का। तो कोशिका कहिए, ऊतक कहिए, एक ही बात है कि नहीं है? लेकिन दोनों में फर्क यही है कि बहुत सारा जब कोशिका मिल जाता है तब क्या बन जाता है? ऊतक बन जाता है। लेकिन कोशिका में ऊतक में क्या फर्क है? नहीं फर्क है, किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए,
तो जो ये श्वास नलिया जो ट्रैकिया होता है ना, देखिए श्वास नलिया जो ट्रैकिया होता है उसका जो एक भाग जो होता है ना वो ऊतक से क्या रहता है, सटा रहता है, चिपका रहता है। लेकिन आपके मन में आएगा कि श्वास नलिया ट्रैकिया का एक भाग क्यों चिपका रहता है। जरा सोचिए कि टीडा या तिलचट्टा श्वसन करेगा और ऑक्सीजन जब उसके अंदर जाएगा श्वास नली में, एक भाग ऊतक यानी कोशिका से चिपका नहीं रहेगा, तो बताइए क्या ऑक्सीजन उसकी कोशिका में जाएगा, पूरे अंग में फैलेगा? नहीं फैलेगा। तो इसीलिए ना कोशिका का यानी श्वास नल या ट्रैकिया का जो एक भाग जो होता है ना वो क्या रहता है बाबू कि ऊतक से क्या रहता है, चिपका रहता है। क्यों चिपका रहता है? क्योंकि ऑक्सीजन सभी अंगों में पहुंच सके। और एक जो भाग होता है ना उसका वो छिद्र के रूप में क्या रहता है, खुला रहता है। यानी इस प्रकार से छिद्र के रूप में क्या रहता है बाबू, खुला रहता है। और इसी छिद्र को पता क्या कहते हैं, श्वास श्वास क्या कहते हैं बाबू, रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, हम लोग उसको क्या कहते हैं, श्वास रंध्र कहते हैं। ये टिड्डा, ये देखिए टिड्डा और तिलचट्टा होते हैं ना उनमें श्वास नली जो पाया जाता है ना और उसमें जो श्वास रंध्र पाया जाता है, छोटा छोटा जो छिद्र पाया जाता है उसको श्वास रंध्र कहते हैं। उसके माध्यम से जो गैसें होती है ना, गैस यानी गैस गैस मतलब हवा, उसमें जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रंध्र या श्वास रंध्र के माध्यम से कहाँ चला जाएगा बोलिए तो, नली में। कौन सा नली में, श्वास नली ट्रैकिया में। एक भाग तो पता है कि किससे सटा हुआ है, ऊतक से। डायरेक्ट किससे, इस प्रकार से क्या निकला रहता है, निकले रहते हैं अंग। और उसी अंग के माध्यम से क्या होता है, ऊतक में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, समाहित हो जाते हैं। और टीडा और तिलचट्टा का क्या होता है, श्वसन होते रहता है। ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन क्या होगा, इसके माध्यम से ऑक्सीजन क्या होगा बाबू जाएगा, और इसी के माध्यम से क्या होगा, CO2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो बाबू किसी को दिक्कत है क्या, आप बताइए। टिड्डा और तिलचट्टों में क्या बताइए हीमोग्लोबिन पाया जाता है। जैसे हम लोगों का रक्त लाल होता है किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। क्या टिड्डा और तिलचट्टा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। इसी कारण इनके रंग जो होता है, इनके ब्लड का जो रंग होता है वो लाल नहीं होता है। समझ में आ रहा है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना, नहीं दिक्कत है। अब देखिए क्या पढ़ते हैं बाबू, श्वास नली ट्रैकिया से कौन कौन से शोषण करते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है ना। अब किसको पढ़ते हैं दूसरे नंबर में, गिल्स को। दूसरा क्या पढ़ते हैं बाबू, गिल्स। दूसरा क्या पढ़ते हैं, गिल्स। देखिए हम लोग को ये समझना है, अच्छा ये तो पता है ना कि गिल्स क्या है, श्वसन अंग है। गिल्स क्या है बाबू, श्वसन अंग है। लेकिन श्वसन अंग है लेकिन किनका, मछलियों का। किनका श्वसन अंग है, मछलियों का। यानी गिल्स से पता है कौन शोषण करता है, मछली। जितनी भी मछलियां होती है ना वो बाबू किस अंग से शोषण करती हैं, अपने गिल्स से। गिल्स पता है क्या होता है, मछली में गलफड़ा देखे हैं, गलफड़ा के अंदर जो लाल लाल टाइप अंदर में जो आकृति पाया जाता है ना, इस साइड और इस साइड, वही क्या होता है, गिल्स। वही क्या होता है, गिल्स होता है। आंख के बगल में नहीं होता यहाँ पे गलफड़ा, गलफड़ा के अंदर में लाल लाल टाइप आकृति पाया जाता है, नहीं देखे हैं जी। और जो लोग मछली मछली बनता है तो देखते हैं उसको हाथ से उसको फाड़ के निकाला जाता है, नहीं देखे हैं हम, देखे होंगे। तो वही क्या होता है, गिल्स होता है। तो मछलियां जो होती है गिल्स के माध्यम से क्या करती है, श्वसन करती है। तो लेकिन आपको समझना है कि मछलियां जो होती है वो गिल्स के माध्यम से कैसे शोषण करते हैं। तो एक बात बताइए, मछलियां कहाँ रहती है बोलिए तो, पानी में, यानी नदी और तालाब में रहती है ना बाबू। तो मान के चलिए बाबू ये क्या है, तालाब है, क्या है, तालाब है। और तालाब में क्या भरा रहता है, पानी। तालाब में मछली भर रहती है जी, पानी भरा रहता है। उसमें मछली होगी अलग बात है, लेकिन पानी भरा रहेगा, तालाब है तो पानी भरा रहेगा। तो बस समझिए, इधर देखिए सुखा जाएगा तो अब अलग बात है, इधर समझिए। तो जरा सोचिए, तालाब है, तालाब खुला वातावरण में, तो खुला वातावरण में हवा बहेगा तो हवा में ऑक्सीजन है ना बाबू। तो पानी में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, समाहित हो जाएगा। तो मछलियां जो होती है ना, मछलियां पानी में जो ऑक्सीजन घुला रहता है ना उसी का उपयोग करके श्वसन करती है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, यानी कहने का मतलब जो मछलियां होती है ना बाबू, वो मछलियां क्या करती है, तालाब के अंदर में जो ऑक्सीजन पानी से मिला रहता है ना उसी ऑक्सीजन को क्या करती है, उसका उपयोग करती है। मतलब इन्हें समझिए कि पानी को अलग करके ऑक्सीजन तब ग्रहण करती है, पानी के साथ ही ऑक्सीजन लेती है, समझ रहे हैं। तो क्या करते हैं,
पानी में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग करके और मछलियां क्या करती है, श्वसन करती है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक बात बताइए, कुछ कुछ मछलियां ऐसी होती है ना, आप देखिएगा कि उनमें ना सहायक अंग पाया जाता है। जैसे मान के चलिए, गरई का नाम सुने हैं? अच्छा, सिंगिल का नाम सुने हैं? सिंघी, सिंघी, आप इसका सिंघी सुने हैं? मांगुर का नाम सुने हैं? मांगुर का नाम सुने हैं? अच्छा एक बात बताइए, केवई का नाम सुने हैं? इधर आइए। तो गरई, सिंघी, मांगुर और केवई जो मछलियां होती है ना, ये इस प्रकार की मछलियां हैं कि इस सब को ना आप जमीन पे भी ला दीजिएगा ना तो कुछ समय के लिए जिंदा रहेंगे। समझ रहे हैं? जैसे रोहू मछली है, अब उसको क्या करिए, अब जमीन पे ला के रखिए तो तुरंत खत्म हो जाएगा, कहानी टाइट फिश हो जाएगा। समझ रहे हैं? लेकिन गरई, सिंगिल, मांगुर, केवई मछली है ना, ये सब थेथर मछली है। थेथर समझते हैं? ढीठ, ढीठ कैसे है, ये सबको ना 2-4 घंटा अगर रख दीजिएगा ना, 2-4 घंटा का, एक दिन भी रख दीजिएगा। अच्छा ना, गरई बड़ी कटजीव है, गरई देखते हैं, अब इसको जमीन पे ला के रख दीजिएगा फिर भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि इनमें सहायक अंग पाया जाता है। क्योंकि सुनिए, बाहरी वातावरण में जो ऑक्सीजन होता है ना, उनसे भी श्वसन करने का इनमें है बाबू, उससे भी ये श्वसन कर सकती है। तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? तो बोलिए, गिल्स के द्वारा कोई पूछेगा कि श्वसन कौन करते हैं? हम लोग, मछलियां। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब क्या समझते हैं? बोलिए, फेफड़ा से कौन शोषण करते हैं उसको समझते हैं। इसमें दिक्कत नहीं है ना? नहीं दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर क्या है बाबू? फेफड़ा। थर्ड नंबर क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लंग्स। क्या कहते हैं? लंग्स कहते हैं। अब हम लोग को पता क्या समझना है? हम लोग को ये समझना है, सुनिए, कि फेफड़ा जो है ना, फेफड़ा, फेफड़ा श्वसन अंग है। तो हम लोग ये समझना है कि फेफड़ा से शोषण कौन करता है। तो फेफड़ा से पता है कौन शोषण करता है? उच्च श्रेणी के जितने जीव है ना, उच्च श्रेणी के, वो सभी के सभी जीव किन से शोषण करते हैं बाबू? फेफड़ा से। जैसे हम लोग हो गए, बंदर, पक्षी, चूहा, ये सब जिसको देख रहे हैं वो, देखिए बात नहीं, वो सब जितने लोग हैं, लोग मतलब जितने भी जीव हैं, वो सब किन से शोषण करते हैं बाबू? फेफड़ा से शोषण करते हैं। फेफड़ा के बारे में पढ़ेंगे, आज ही पढ़ेंगे। तो फेफड़ा की दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? फेफड़ा से कौन शोषण करते हैं बाबू? मानव, ये सब उच्च श्रेणी के जीव करते हैं। अच्छा, मेढक किससे शोषण करते हैं? अच्छा, कोई पूछेगा कि फेफड़ा से कौन शोषण करता है, बोलिए तो मानव, फिर पतिए पक्षी, फिर बोलिए मेढक भी शोषण करता है, नहीं करता है? और भी है बंदर, जो आपके मन में है बोल दीजिए। लेकिन देखिए, मेढक में खास बात पता क्या है? मेढक में खास बात क्या है? मेढक जो होते हैं ना, सुनिए, मेढक जो होते हैं ये अपने त्वचा से भी शोषण करते हैं। मेढक जो होते हैं ये किससे शोषण करते हैं बाबू? त्वचा से भी शोषण करते हैं। जब इनको, मेढक जो होते हैं ये त्वचा से भी शोषण करते हैं। कैसे शोषण करते हैं? जब इनको ऑक्सीजन का जरूरत पड़ जाता है ना, जब पता चलेगा कि बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन इनको नहीं मिलेगा, अगर जो ऑक्सीजन का अभाव है बाहरी वातावरण से, तब सुनिए, बाहरी वातावरण बोल रहे हैं, अगर फेफड़ा से अगर नहीं लेना होगा। अच्छा, बाहरी वातावरण से शोषण करने के लिए क्या चाहिए आपको? मेढक के लिए क्या चाहिए? फेफड़ा चाहिए। अगर जो, अगर लेकिन मेढक जो होते हैं ना, ये अपने त्वचा से भी शोषण करते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में देखिएगा कि सारा मेढक गायब, और जब ही बरसात होगा खेत में निकल के एकदम टाय टाय करते लगता है, टर टर करने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सारे मेढक क्या होते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं। और जमीन के, देखिए, जो जमीन के अंदर जो क्या दरारें पड़ा रहता है, मतलब क्या छिद्र या क्या बोलते हैं उसको, दरार पड़ा रहता है, उसके अंदर ऑक्सीजन के कण बाबू समाहित रहते हैं ना, चिपके रहते हैं ना। और जब उनको जरूरत पड़ता है तो ऐसे जाकर के चिपका लेते हैं और शोषण कर लेते हैं। तो समझ में आ गया? यानी मेढक जो होते हैं फेफड़ा से भी शोषण करते हैं और किससे शोषण करते हैं? त्वचा से भी। तो बाबू इसमें किसी को समस्या है तो बोलिए, किसी को दिक्कत नहीं है ना?